स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री में सेकंड लेसन कर रहे थे। हमारे लेसन का नाम था राजा, किसान और नगर। हम इसके 5 क्वेश्चन कर चुके थे। हम आगे करेंगे छठा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। यानी मौर्य प्रशासन के क्या क्या अभिलक्षण, क्या क्या गुण थे। अशोक के अभिलेखों में, अभिलेख होता है जो पत्थरों के ऊपर या स्मारकों के ऊपर जो चीज़ लिखित में वो मिली है वो अभिलेख है। उनमें इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। देखो, मौर्य शासन के लगभग सभी प्रमुख अभिलक्षणों की जानकारी, मौर्य प्रशासन में जो जो भी हुआ था उनकी सबकी जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है। जैसे राजा प्रजा का संबंध, राजनीति केंद्र, प्रमुख अधिकारी, उनके कर्तव्य। अभिलेखों में आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर एक स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण, यानी कि उत्कीर्ण होता है जैसे पत्थर पर कोई चीज़ खुर्च कर लिखी जाती है, उसको उत्कीर्ण बोलते हैं। मौर्य साम्राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन है। यानी 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। जो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा केंद्र था वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों का वर्णन है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, जिसको हम तोशाली बोलते हैं, और स्वर्णगिरी। ये 5 मेन केंद्र थे। फिर है असमान शासन व्यवस्था। असमान शासन व्यवस्था में क्या है कि मौर्य साम्राज्य था बहुत ही विशाल था। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। जैसे कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र हो गए, कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र हो गए। इतने विशाल और विविधता भरे राज्य का प्रशासन एक समान होना संभव नहीं था, परंतु ये संभव था कि सब पर कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर ही रहा हो। यानी कि आसपास के एरिया पर ज़्यादा नियंत्रण रहता है। फिर है प्रांतीय केंद्रों का चयन। जो प्रांतीय केंद्र थे उनका चयन बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला तथा उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। कर्नाटक में स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ थे, वहाँ पर सोने की खदान के कारण महत्वपूर्ण था। फिर है आवागमन होता है आना जाना सही करना। साम्राज्य के संचालन के लिए स्थल और जल दोनों मार्गों से आवागमन का सुचारू बना रहना अत्यंत आवश्यक था, और राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीने लग जाते थे। ऐसे में यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था कि सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम रही होगी। फिर है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र होते हैं जो धर्म का प्रचार करने वाले बड़े बड़े पुजारी होते हैं, उनको धम्म महामात्र बोलते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को संगठित बनाए रखने का प्रयास किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण थे तथा सार्वभौमिक यानी सभी के लिए थे। अशोक का मानना था कि धम्म का पालन करना लोगों का जीवन इस संसार में और इस संसार के बाद भी उनको अच्छा रहेगा उनके लिए। इसलिए धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इस प्रकार का उल्लेख भी कई अभिलेखों में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार का वक्तव्य है। यानी उनका कथन है कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं हो। चर्चा कीजिए। यानी कि उससे कहने का मतलब था कि अभिलेखों में सारी चीज़ के बारे में बताया गया है, तो इसका आप कहाँ तक समर्थन करते हो, इसकी चर्चा करनी है। देखो, जो सुविख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार थे उसने सत्य ही कहा था कि अभिलेखों में भारतीय के जीवन के प्रत्येक पक्ष की झांकी प्रस्तुत है। कई उदाहरण है, जैसे नंबर 1 राज्य विस्तार का निर्धारण। अभिलेखों में हमें ये पता लगता है कि किसी राज्य का विस्तार का पता चलता है। नहीं, जहाँ जहाँ उसके अभिलेख है वहाँ पर इसका मतलब ये है कि वहाँ उस राज्य का विस्तार है। प्राचीन राज्य स्तंभ केवल राज्य की सीमा के भीतर ही स्थापित कराते थे, इसलिए जिन स्थानों पर जिस राजा के अभिलेख मिले वे राजा के राज्य का भाग माने जा सकते हैं कि यहाँ पर उस राजा का राज था। फिर राजाओं के नाम। अभिलेखों से हमें अनेक राजाओं के नामों का पता चलता है। इन नामों का पहले किसी अन्य स्रोत से पता नहीं चल सका था। अशोक के लिए देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी आदि नाम भी प्रयोग किया गया। ऐसा अभिषेक जो अशोक के अभिलेख थे उनसे पता चलता है। फिर है ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी। अभिलेखों से हमें कई ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे समुद्रगुप्त के जीवन की सारी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं थी। इलाहाबाद प्रशस्ति, उसका जो अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेखों से कलिंग युद्ध के बारे में, उसके भीषण परिणामों का पता चलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजा भोज, पुलकेशिन द्वितीय आदि अनेक राजा थे, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में भी उनके द्वारा बनवाए गए अभिलेखों से पता चलता है। फिर राजाओं के चरित्र की जानकारी। जो अभिलेख थे संबंधित राजाओं के चरित्र की झांकी भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अशोक का प्रजापालक होने का प्रमाण उसके अभिलेखों से मिलता है। अभिलेख इसे दयावान, पशु रक्षक और परिवार प्रेमी भी सिद्ध करते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महान योद्धा तथा विद्वान बताया गया है।
काल निर्धारण, जो अभिलेख थे ऐतिहासिक तिथियां युद्ध काल को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि काल का पता अभिलेखों की लिपि और लिखने के ढंग से पता चल जाता है कि किस काल में ये लिपि लिखी गई थी। फिर है साहित्यिक स्तर की जानकारी। अभिलेख की भाषा से उस काल के साहित्यिक स्तर का पता चलता है। ये भी पता चलता है कि देश के किस किस भाग में संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं प्रचलित थी और उनका लेवल क्या था, उनका स्तर क्या था। इसके बाद है कलाप्रियता की जानकारी, यानी कि अभिलेख शिलाओं तथा गुफाओं को तराश कर खोद कर बनाए जाते थे। इनसे तत्कालीन कलाप्रियता का परिचय मिलता है और अभिषेक के अभिलेख मौर्य काल के उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छे नमूने की उसकी कलाकारी सबसे अच्छी थी। सामाजिक वर्गों की जानकारी, अभिलेख हमें तत्कालीन सामाजिक वर्गों की जानकारी भी देते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि उस समय शासक वर्ग के अतिरिक्त बुनकर, सुनार, धोबी, लोकार, व्यापारी, कृषक आदि कई वर्ग थे जो उस समाज में थे। तो आज आपने इन 2 क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।